चलिए, ये लेक्चर कौन सा है एवरीवन? देखिए एवरीवन, मैंने किसी पार्टिकल का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैंने किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया, ठीक है, और मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल vary according to दिस इक्वेशन। और जेड नहीं दिए तो जेड क्या मानिएगा, जीरो, राइट। इसका मतलब है कि सर मेरा पार्टिकल का दो ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, राइट। इस इसका मतलब इतना तो डैम श्योर कि मेरा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में रहेगा, करेक्ट। और तब क्वेश्चन है फाइंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, मतलब ट्रैजेक्टरी निकालना है पार्टिकल का। तो फिर आपका मेरा बात याद आया कि सर ने तो बोला था कि इसे और इस तरीके से रहेगा कि कुछ आप कुछ ना कुछ उसमें उपाय खोज लीजिएगा, मतलब एक लाइन का कॉन्सेप्ट दिया गया था, बाकी अप्लाई और कॉमन सेंस। तो यहाँ पे एक्स और वाई के अलावा वेरिएबल के नाम पर टाइम है, टी है, राइट। तो अब दिमाग दौड़ाना है कि सर क्या करें कि टाइम खत्म हो जाए। और चांस की बात है कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करके जोड़ दें तो टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं। इक्वेशन वन का मुझे यहाँ पे समझ में आया कि अगर डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम बचा रहेगा, राइट। स्क्वायर करके ऐड करते हैं तब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अंदर में चला जाएगा साइन स्क्वायर टी अब प्लस कॉस स्क्वायर टी, इट राइट। अरे हो गया 1, तो क्या टाइम खत्म हो गया। अब फिर तो ये जो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मिला, तो रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, इसी को तो ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, राइट। इसका मतलब व्हाट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। तो सर ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, इस इक्वेशन को से अब हम लोग वाकिफ हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। इसका मतलब पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल। इसका मतलब पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, और पार्टिकल सर्कल में अगर घूम रहा है, इसका मतलब उसका मोशन सर्कुलर मोशन है, इतना तो आपको राइट है ही बोलने का, राइट। आज जिसका रेडियस कितना है, वेरी गुड, और सेंटर और रेडियस है r इक्वल टू 2 मीटर, और कुछ नहीं दिया हो तो ऐसा ही सिस्टम में ले लेते हैं 2 मीटर। अब तब आपसे कोई पूछेगा कि एक बात बताएं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल, 1 मिनट, पार्टिकल सर्कल के पेरीफेरी पे घूम रहा है तो ओरिजिन पे कैसे पहुंच गया। आप ही तो बोल रहे हैं पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल, इसका मतलब पार्टिकल मूविंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, राइट। तो सर्कल के अंदर रहेगा, सर्कल के बाहर रहेगा, सर्कल के इस पेरीफेरी पे रहेगा पार्टिकल, तो ओरिजिन पे कैसे रहेगा। तो एकदम बिल्कुल दिमाग लगा के बोलना है। तो अब मेरा क्वेश्चन है
कि वेयर इज द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, तो वेयर इज द पार्टिकल का मतलब है कि पोजीशन बताना है, राइट। दिमाग दौड़ाइए, वेक्टर पढ़ लिए हैं। तो वेयर इज द पार्टिकल मतलब मैं पोजीशन पूछ रहा हूँ, पोजीशन का मतलब पोजीशन पूछने का मतलब उसको पोजीशन वेक्टर से बताएंगे, राइट। अब पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो कुछ भी किसके रेस्पेक्ट में अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना है। इसका मतलब वेयर इज द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, तो नहीं था कि टी इक्वल टू जीरो के टाइम पे अगर मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता दूं तो आप मुझे पोजीशन बता पाएंगे। तो टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसमें टी पुट करें जीरो, इसी में पुट कीजिएगा ना, जीरो। अब वाई कोऑर्डिनेट 2, ओके। इसका मतलब है सर टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल यहाँ पे था, राइट। इसका मतलब t इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था एक्स नॉट आई प्लस बाई नॉट जे, इज इट राइट। मतलब 0i प्लस 2j, क्या मैंने सही लिखा। देखिए अभी आप जिस फेज में हैं उसमें आपको एक एक बात, छोटा से छोटा बात बड़ा इंटरेस्ट लेके सोचना पड़ेगा और अंदर से खुशी होना पड़ेगा, अच्छा है ऐसे सोचते हैं चीज़ों को, करेक्ट। जल्दीबाजी में, मैं तो बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं हूँ और आप भी जल्दी में मेरे क्लास में मत रहिए, आराम से इंजॉय कीजिए फिजिक्स का, बहुत डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा। आप बताइए t इक्वल टू π/4 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, निकाल पाएंगे। तो सर इसमें t इक्वल टू π/4 यहाँ पुट कर देंगे, राइट। कितना मिलेगा कोऑर्डिनेट t इक्वल टू π/4 पे, तो साइन x कोऑर्डिनेट 1 होगा या √2 होगा। अब y कोऑर्डिनेट भी तो √2 होगा। इसका मतलब है सर यहाँ पे रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट रहेगा √2 और रहना तो पेरीफेरी पे है, राइट। और देखिएगा हर टाइम पे आप जहाँ पे जो भी मिलेगा उसका सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालिएगा तो रेडियस के बराबर ही मिलेगा, राइट। तो इसका √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 का रूट मतलब 2, राइट। होना भी चाहिए 2 क्योंकि तो पहले से पता है यहाँ से, राइट। अब बताइए t इक्वल टू π/2 पे, π/2 सेकेंड पे, t इक्वल टू π/2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे है, 2,0 मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, राइट। करेक्ट ना। तो देखिए सर कितना कितना बढ़िया हो गया। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, राइट। ये था मेरा r0। तब इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो सर इट इज द सर्कल, पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, राइट। दूसरा पूछा था कि सर्कल में तो है बट t इक्वल 0 पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। यहाँ पे रहकर जब मूव करना स्टार्ट किया तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे जाना स्टार्ट किया या ऐसे जाना स्टार्ट किया, तो टाइम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे चेक करने के लिए, राइट। तो चेक करना, टाइम बढ़ाना स्टार्ट किए तो 0 से π/4 सेकेंड, फिर π/2 सेकेंड, तो नहीं तो पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा है, तभी तो ये सब पोजिशन मिल रहा है। इसका मतलब पार्टिकल मूविंग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो अभी समझ में आ गया कि व्हाट द पावर ऑफ दिस इक्वेशन। तो याद रखिएगा इसको दोबारा मैं लेकर आऊँगा रेस्ट एंड मोशन में। आज का क्लास में सिर्फ बताया हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रेजेक्ट्री, करेक्ट। इसको हटाएं।
देखिए एक नया प्रॉब्लम, फाइंड आउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं एवरीवन? सर रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, मतलब रिलेशन बिटवीन, यस, और अगर जेड नहीं दिए इसका मतलब सिर्फ एक्स और वाई, इसका मतलब है कि इसका मोशन टू एक्स वाई प्लेन में सिर्फ है, राइट? ओके, तो फॉर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाई एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल। तो कैसे अदर वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है कि अप्लाई और कॉमन सेंस। आपको बस एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है और टी को यहाँ पे हटाना है। कैसे हटाए बोलिए तो? सर एक काम कीजिए, यहाँ से t इक्वल टू एक्स बाई टू कर देते हैं, कर सकते हैं ना? और t के बदले अगर यहाँ पुट कर दें, क्योंकि आपका है कि बस मुझे एक्स और वाई में रिलेशन बता दो, बाकी कैसे बताते हैं उससे कोई मतलब नहीं, राइट? तो मैंने क्या किया कि मुझे और कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने t इक्वल टू एक्स बाई टू लिख दिया, करेक्ट? अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना रहेगा? y इक्वल टू 3 एक्स बाई टू का स्क्वायर 4 इंटू एक्स बाई टू। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x। अब तब यहाँ ये देखते ही आपको दिमाग में फटाक से आएगा, ओके दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? ओके, इसका मतलब पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक, राइट? और पैराबोला का ग्राफ जिसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड या अपवर्ड, जिसका कॉन्केविटी क्या है? अपवर्ड है, राइट? और कॉन्केविटी अगर आपको पता है तो क्या पैराबोला का ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे? तो क्या होगा? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला। हाउ कैन बी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला? नहीं तो आप ड्रॉ कीजिए और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए, ड्रॉ कीजिए फास्ट। तो सर dy बाई डी एक्स करते हैं, करेक्ट? तो कितना हो जाएगा? 3/2x माइनस 2। देखिए तो मैंने डिफ्रेंशिएट करके कट कुट करके लिखा, सही है? ये 2x रहता, 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा नीचे, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, इम्प्लाई 3/2x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4/3। ये है मेरा क्या? x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, और इसे x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो मुझे बाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। व्हाट द बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स के लिए x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। कितना मिलेगा एवरीवन? 3/4 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4/3 कितना हो गया? सर 4/3 बचेगा और माइनस 8/3, हाउ मच? माइनस 4/3, ये राइट? चलिए, तो आपका वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, करेक्ट? (4/3) और (-4/3) करेक्ट ना? 4/3 (-4/3) और ये पता है कि ये ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे इस तरफ वेयर इट कट वर्टिकल एक्सिस एवरीवन। तो वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा उसके लिए x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। कितना मिला? ओरिजिन ना 0,
इसका मतलब है कि आपका पैराबोला इस तरफ कहाँ, आपका पैराबोला इस तरफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, करेक्ट। तो भाई इस लेवल का क्वेश्चन आपको अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत आराम से जेई मेन का लेवल हो गया है, मतलब नीट से ऊपर थोड़ा हो गया, राइट। तो इस तरीके से और भी डिफरेंट रहेगा। तो बस आपको पता है ना कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए बहुत जगह मैं क्वेश्चन बोलूँगा फिजिक्स में, फाइंड आउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करना है, बस किसी भी तरीके से अपना दिमाग दौड़ाकर एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में कोई सूटेबल मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, एक्स को टी को एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और एक्स को वाई उस इक्वेशन में पुट कर दिया, राइट। क्योंकि मुझे बस टास्क था किसी तरीके से एक्स और वाई रहे बाकी ना रहे, राइट। इसको हटाया जाए। आप लोग एक काम करेंगे, मेरा 10% काम आसान हो जाएगा। जो भी मैं, आप जो बना रहे हैं वो तो अभी मैं कुछ भी नहीं देखा हूँ, क्या घर पे काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और अनसिस्टमेटिक काम करूँगा भी नहीं। जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क प्रॉपर पेरेंट्स ग्रुप में और आपके ग्रुप में कॉमनली शेयर करूँगा। जैसे पहला प्रोजेक्ट वर्क मेरा रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन का, जितना भी मैं दोबारा भेज दूँगा कि मुझे क्या चाहिए, कैटलिस्ट का असाइनमेंट, और जहाँ से बोलेंगे वहाँ से भी बनाइएगा। अगर ये बोलेंगे सर आपने तो क्वेश्चन बैंक अभी बोला ही नहीं, पर किसी चैप्टर में अगर मुझे लगा कि अभी क्वेश्चन बैंक नहीं बनाना चाहिए तो वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा उस बात को। तो यूनिट एंड डायमेंशन कैटलिस्ट का असाइनमेंट से बिल्कुल फेयर करके, मतलब वन ऑफ द प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर इसको पोस्ट करूँगा तभी भेजना है। उसी तरीके से दूसरे चैप्टर का कहाँ से कौन कौन सा नंबर, और बिल्कुल फेयर करके, और आप पीडीएफ बनाने से पहले, भेजने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स को जरूर दिखा देगा कि देखिए कैटलिस्ट का असाइनमेंट है, आपको पेरेंट्स ग्रुप में मिलेगा, मैं आज सेंड कर रहा हूँ इस टाइम पे, राइट। ए टू जेड बोलूँगा भाई, ए टू जेड। जैसे फिजिक्स का असाइनमेंट डिस्कस करें तो रैंडम हो रहा है या बड़ा सिस्टमेटिक वे में कर रहा हूँ कि पहले एक सॉल्व करूँगा फिर ये सॉल्व करूँगा, राइट। चलिए, देखिए इतना ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो ड्रॉ कर लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन। पैराबोला का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एवरीवन, करेक्ट ना। साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, सिखाए तो थे वेक्टर में ही। कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, टेन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बताए थे ना, एटलीस्ट 0 से 180 तो पक्का ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ओके। ये भी ग्राफ में ड्रॉ करवाया था, याद है आप लोग को, एक्सपोनेंशियल, राइट, सिखाने के टाइम पे इसका ग्राफ ऐसा ही था ना। लिख लीजिए, देख लो मैंने क्या लिखा, पढ़िए तो, बाई इक्वल टू लॉग ए टू द पावर एक्स, बाई इक्वल टू लॉग ए टू द पावर एक्स, करेक्ट है ना। आरसी मुखर्जी के लास्ट में लॉग टेबल दिया रहेगा। मैं इसी क्लास में लास्ट में केमिस्ट्री में बहुत जगह और फिजिक्स में लॉग टेबल देखने का रिक्वायरमेंट होगा, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। तो मैथमेटिकल टूल के क्लास में ही मैं लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखने का तरीका बता दूंगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी
हालांकि एक के सर पढ़ा दिए होंगे लॉग का कुछ सम बेसिक प्रॉपर्टी, पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए हैं? ओके, तो अगर यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रहेगा, ग्राफ ऐसा होता है, और x का वैल्यू 1 होता है, पावर कुछ बेस कुछ भी हो, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो log a के पावर 1 ऑलवेज 0 रहता है, ठीक है? log a के पावर 1 ऑलवेज 0, करेक्ट? लेकिन ये किसके लिए? जब बेस 1 से बड़ा हो, राइट? अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा और 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तब ग्राफ लॉग का ऐसा होता है। यहाँ भी x इक्वल टू 1 रहेगा, यहाँ भी x इक्वल टू 1 रहेगा, और यहाँ भी 1 रहेगा, करेक्ट ना? हो गया? देखिए, इस ग्राफ को बस अभी आपको मेमोराइज कर देना है कि ऐसा ग्राफ लॉग का होता है, आए बहुत बार आएगा, ठीक है? कर ऐसा क्यों होता है वो ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगर ऐसा क्यों होता है उसको समझना है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इसके लिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करके, राइट? और उसके बाद वहाँ से कुछ वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो आप क्लास 12th में जब जाएंगे तो मैथ में, मेडिकल वालों के लिए नहीं चाहिए इतना, क्लास 12th में आपको जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा उसके पहले टीचर बहुत ग्राफ पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब है कि बाई का वैल्यू एक्स इंक्रीज हो रहा था, बाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव ऑलवेज रहा होगा, राइट? इतना आपसे को फिजिक्स में नहीं चाहिए होगा, बस इतना ही याद रखिए ना, काफ़ी हो जाएगा ना? मैं यहाँ पे ई नहीं ना लिया हूँ, ए लिया हूँ, कुछ भी हो सकता है, राइट? ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, बाई इक्वल टू 1/x हो, या बाई इक्वल टू 1/x+2 हो, या बाई इक्वल टू 1/2x-3 हो, इन सब इस टाइप का जिसमें नीचे x हो, राइट? और ऊपर में कांस्टेंट, ठीक है? वो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में कांस्टेंट, करेक्ट? तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोलिक। क्या बोलेंगे एवरीवन? और हाइपरबोलिक का शेप ऐसा रहता है, किस टाइप का शेप रहेगा? इस टाइप का। बट इसको कुछ इसमें ग्राफ में प्रैक्टिस करवाऊंगा। अरे एक ग्राफ तो मैं लिया भी था एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ देखिए, y इक्वल टू 2/x, तो शेप तो पहले से पता है कि हाइपरबोला का शेप ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा एवरीवन? ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे बताइए, x टेंडिंग टू 0, तो बाई इन्फिनिटी, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन बाई, ऐसा ग्राफ रहेगा नहीं? लेकिन अगर मैंने मेंशन कर दिया कि x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो अब बताइए, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू 0, और x टेंडिंग टू 0 देन y का वैल्यू। अब इसको दो पार्ट में देखिए, इसको ऐसे तोड़ना है। यूनियन समझते हैं ना सेट थ्योरी में? अभी हम लोग इस जोन का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। इस जोन में x टेंडिंग टू 0
तो टेंडिंग बोल रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो अगर टेंडिंग टू जीरो मतलब एक्स का वैल्यू जीरो को बराबर रहेगा लेकिन जीरो से थोड़ा छोटा रहेगा, राइट। तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो से थोड़ा छोटा रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी नजर आएगा, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा, समझ गए। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है इसका, और जब जीरो से इन्फिनिटी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। क्योंकि आप देखते रहिए ना, बाई का यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू -2 तो बाई का वैल्यू -1 मतलब निगेटिव है, एक्स निगेटिव तो बाई निगेटिव, तो एक्स निगेटिव तो बाई निगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जितना भी निगेटिव पुट कीजिएगा, एक्स का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो बाई का वैल्यू भी निगेटिव रहेगा, और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव तो बाई का वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस प्लस भाई और माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट या थर्ड, राइट। इसका मतलब आपका ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सिर्फ थर्ड में रहेगा, या दोनों क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, राइट। दिखा दीजिए, हो गया ना एवरीवन। जल्दीबाजी नहीं करना है विद्यार्थी, बहुत आराम से देखिए, इसका बहुत बार यूज होगा। चलिए, y इक्वल टू 1/x+2 इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सर शेप तो पता है कि शेप ऐसा होने वाला है, राइट, हाइपरबोलिक है। अब और मैंने आपको मेंशन कर दिया कि मुझे सिर्फ ये फंक्शन दिया और वैसे मेंशन कर दिया 0 से इन्फिनिटी, ये समझते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन सेट थ्योरी में। इसका मतलब ये होता है, पता है कि नहीं। ओके, तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू ये 1/2, यहाँ पे ऑलवेज इन्फिनिटी रहेगा। x इक्वल टू 0 तो 1/2, राइट, इसलिए मैं दे रहा था। मुझे बच्चों से बहुत डर लगता है क्योंकि उस बस न्यूटन फर्स्ट लॉ को पकड़ के रखते हैं, एक बार ऐसा तो ऑलवेज ऐसा, या डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन। ओके, और x इक्वल टू इन्फिनिटी देन y इक्वल टू 0। भाई इन्फिनिटी प्लस 2 इक्वल टू क्या 2 लिखना है। तो इस केस में ग्राफ बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, नहीं शेप तो पता था, बट स्टार्ट कहाँ से होगा, इससे पहले वाला में बाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, बट यहाँ पे क्या बाई एक्सिस के पैरेलल होगा या प्रॉपर बाई एक्सिस। मुझे पॉइंट पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, बट इट इज काइंड ऑफ विच टाइप ऑफ ग्राफ, इट इज सर इट इज काइंड ऑफ हाइपरबोलिक, राइट। मतलब इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो पहचान में आ जाएगा ना। ओके, ड्रॉ कर लीजिए। हो गया। ओके स्टूडेंट, y इक्वल टू -2, तो मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू कितना सर +2। इसका मतलब y इक्वल टू अगर आप मुझे कहीं पे -2 बताइएगा तो इसका मॉडुलस बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस पे ऊपर रहेगा, राइट। ओके, मान लेते हैं मेरे पास कोई फंक्शन है, मुझे नहीं पता है कि वो फंक्शन कैसा है, राइट। मेरे पास कोई फंक्शन है, करेक्ट। अब मैं और मुझे इस फंक्शन का एक ग्राफ, रैंडम ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ था। सर ये कौन सा फंक्शन एक ऐसा ग्राफ है, मुझे नहीं पता है, बस ऐसा ग्राफ था ये पता है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। एक इसका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का,
अब तब पूछेंगे व्हाट द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। तो सब मॉडुलस लगा दिए, इसका मतलब बाई का सारा वैल्यू को पॉजिटिव बना दिए, राइट। जिस जिस एक्स के लिए बाई का वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे निगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव हो गया, राइट। तो यस, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे -10 है तो सर यहाँ पे +10 रहेगा और ऐसा ग्राफ रहेगा, नहीं। इसका मतलब लग रहा है कि सर ऐसा मानो इस यहाँ से यहाँ तक में एक प्लेन मिरर रख दिया, उसका मिरर इमेज है, राइट। तो एक किसका ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का, करेक्ट। और एक किसका ग्राफ था, बाई इक्वल टू एफ एक्स का। इसका मतलब मैंने यहाँ से क्या समझाया कि आज के बाद अगर बाई इक्वल टू आई काम सो मेनी टाइम्स मैं करूँगा, यहाँ देखिए मैं वी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते रहूँगा, राइट। वी एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का। अब तब मैं बोलूँगा मॉडुलस ऑफ वी एक्स, और मॉडुलस लगाने के बाद निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। अब मॉडुलस ऑफ वी एक्स का मतलब स्पीड हो गया है, तो मैं वेलोसिटी का ग्राफ देकर स्पीड का ग्राफ पूछूंगा, करेक्ट। तो स्पीड का मतलब मॉडुलस लेना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, उसका उसी फंक्शन का मॉडुलस का ग्राफ है, तो जहाँ जिस जिस पोर्शन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिस जिस पोर्शन में निगेटिव वैल्यू है बाई का, मेक इट पॉजिटिव, राइट। चलिए, इसका मतलब मेक इट पॉजिटिव के लिए ऐसा लग रहा है मानो वहाँ पे मिरर रखना है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे मिरर रखा हुआ है, करेक्ट। किसके किसके अबाउट मिरर इमेज होता है, किसके अबाउट मिरर इमेज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिख लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। किस वाले पोर्शन का, ग्राफ का, जिस जिस पोर्शन में ग्राफ का वैल्यू निगेटिव है, राइट। जिस पोर्शन में वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू निगेटिव है, इट राइट। बाई इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ देखिए बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, चलते रहेगा आगे तक। इट कंपलसरी कि 0 से 360 ही रहेगा, ये आगे भी जा सकता है ना, राइट। और तब मैं आपसे पूछा बाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। इसका मतलब अब कुछ स्टूडेंट करेंगे कि ओके राकेश सर ने बोला है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मिरर रख देंगे। भाई राकेश सर बोलते थे कि जहाँ पे निगेटिव वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू निगेटिव रहेगा वहाँ पे मिरर लेना है, राइट। ऐसा नहीं कहना कि यहाँ से यहाँ तक मिरर रख दिए तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। कहीं सुने हैं पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस लेने से निगेटिव बनते हुए। इसका मतलब ए जैसे है वैसे ही रह जाएगा और ए वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, राइट। जो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन। तो ग्राफ कैसा नजर आएगा, ऐसा रहेगा, सिर्फ ऊपर में रहेगा ये वाला शेप, राइट। तो मैंने ए जैसे था वैसे रहने दिया और यहाँ पे मिरर लगाया, राइट। तो ऐसे हो गया, करेक्ट ना। जस्ट लाइक दिस, करेक्ट। इसका मतलब है कि बाई इक्वल टू एफ एक्स में बाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एफ एक्स ग्राफ के लिए जो निगेटिव पार्ट में ग्राफ रहेगा उसको ऊपर बिल्कुल उतना ही सिमेट्रिकली ऊपर कर देना है, करेक्ट। ओके ना। अब हेडिंग बनाइए इंटीग्रेशन। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ मैथमेटिकल टूल, ओके। यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ लॉग टेबल
हाफ एन आवर का है, यहाँ पे ही पढ़ा दूँगा। चलिए, इसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सर? एक एक मिनट रुकिए, इसका मतलब क्या है? समेशन। सपोज कीजिए कि समथिंग लाइक दिस, मैंने एक फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 4, और यहाँ पे बोल दिया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 तक जोड़ना है, या ऐसे कर दिए। चलिए यही रहते रहते हैं। तो आप, और ये इसका मतलब है कि समेशन है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? इसको कहाँ से, इसका मतलब है कि इसका लोअर वैल्यू क्या है? लोअर वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट क्या है? 0। और अपर लिमिट क्या है? 10। तो इतना तो समझ में आ गया कि लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। और सबसे कैसे कैसे काम करना स्टार्ट करेंगे तो सर इसमें पहले, और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि एक्स इज ऑल इंटीग्रल वैल्यू। ये मेंशन क्या रहेगा? एक्स इज ऑल इंटीग्रल वैल्यू, करेक्ट। अगर मेंशन नहीं करेंगे एक्स इज ऑल इंटीग्रल वैल्यू तो आपको पूरा लाइफ चला जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर रहेगा, राइट। कितना वैल्यू पुट करते रहिएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पे x इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया ऑल इंटीग्रल वैल्यू। इसका मतलब सर 0 1 2 3 4 5, तो पहले 0 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा। सबको अलग अलग पुट करके जोड़ते चले जाएंगे, राइट। तो फाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग समेशन का यूज़ करते हैं, जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ, राइट। बट चीज़ें अगर जैसे यहाँ पे मैंने फाइनाइट किया कि x इक्वल टू 0 से 10 और वैल्यू ऑफ x इज इंटीग्रल वैल्यू, वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो मैंने फाइनाइट कर दिया ना कि 10 ही बार आपको काम करना है, 11 बार काम करना है ना, 10 बार 11 बार। 0 से 10 कितना वैल्यू? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बार जोड़ना पड़ेगा, राइट। बट 11 बार ही तो जोड़ना पड़ेगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलता समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, तो ऑल वैल्यू ऑफ x इंक्लूडिंग ऑल वैल्यू मतलब इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल, सब कुछ। तो क्या ऐसे हो पाता? पहले x इक्वल 0 पुट करते फिर सोचते कौन सा वैल्यू लें, सबसे x के बाद सबसे छोटा वैल्यू, बहुत कन्फ्यूजन होता। यस, तो इसलिए इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए आपके लिए न्यूटन एक बहुत अच्छा मेथड डेवलप कर दिया, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है एवरीवन। फाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए समेशन, और इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन। तो नहीं रहता कि समेशन का सबसे बड़ा भाई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या था? चेंज का सबसे छोटा भाई dx। वैसे ही समेशन क्या है? मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट चीज़ों को जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे भी जोड़ देना है, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब मान लेते हैं कि इसको ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले पढ़ते क्या हैं? इंटीग्रेशन ऑफ बाई, किसको जोड़ना है सर? बाई को जोड़ना है, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट है ना एवरीवन? यस। तो किसके विथ रेस्पेक्ट टू के बाद बोलिएगा, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्लो रहूँगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं उसी का लिमिट लेते हैं आज के बाद। अगर कहीं पे मैंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो सर किसके रेस्पेक्ट में वो यहाँ से पता चलेगा, जो dx है ना, तो जो d यहाँ पे d के बाद जो रहेगा उसी का लिमिट लेना है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में जोड़ना है, करेक्ट। अगर यहाँ पे dt रहता तो लिमिट किसका लेते हैं? x का या टाइम का? टाइम का। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में dy रहता तो लिमिट किसका लेते हैं? बाई का, राइट। तो जो d वाला पार्ट है ना उसी का लिमिट लेते हैं, इसलिए जिसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं उसी का लिमिट लेना है, करेक्ट।
यस, लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये इंटीग्रेशन आपसे, आप मुझसे भी तब तक नहीं होगा जब तक कि बाई को एक्स के रेस्पेक्ट में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर बाई और एक्स के बीच में रिलेशन नहीं पता रहेगा तो जितना भी फार्मूला मुरली से पढ़ाए होंगे वो फार्मूला आप यहाँ पे लगा पाएंगे? मैं सिर्फ बोलता इंटीग्रेट बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट द वैल्यू, यू आर हेल्पलेस, राइट? मैं भी हेल्पलेस हूँ। आपसे हो पाएगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मुझे बाई और एक्स के बीच का रिलेशन ही नहीं पता है, तो ऐसा इंटीग्रेशन आपके लिमिट से बाहर हो गया है और मेरे लिमिट से भी बाहर हो गया, राइट? बस इतना पता है कि बाई को जोड़ना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट? लेकिन अगर मैं बोल देता कि बाई का वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो आप सब बिल्कुल खुश हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे बाई के बदले पुट करते रहते, राइट? तब आपसे हो पाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो मुरली सर पढ़ाए हैं ना? पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? हाँ, तो बोलना चाहिए ना, अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स और फिर क्या कीजिएगा 2x dx, ऐसे इसको हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना एवरीवन? और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही होंगे, x³/3, राइट? और जैसे हम इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उस कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचता सर, एक्स डी एक्स, तो x²/2, करेक्ट? तो x²/3 अब प्लस x²। लेकिन सर यहाँ देखिए कि आपने सिर्फ क्या किया सर, हम लोग तो जोड़े, तो आपको सिर्फ ये बोल दिया गया कि गुवाहाटी में कितना मकान है जोड़ देना है, राइट? ये बिल्कुल ही नहीं बोला कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। तो हो सकता है कोई 5 बाजार से यहाँ स्टार्ट करेगा और गणेशगुरी तक ख़त्म कर देगा, एरर आ गया। मतलब यहाँ पे कोई सर्टेन बताया क्या कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? तो इस टाइप के जोड़ने को फाइनाइट जोड़ना बोलिएगा या क्या बोलिएगा, डिफिनिट जोड़ना बोलेगा या इनडिफिनिट हो गया? इनडिफिनिट। तो जहाँ पे लिमिट नहीं रहता है उस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? जोड़ तो रहे हैं बट मिस्टेक होने का चांस है, तो उस मिस्टेक को कंपनसेट करने के लिए लास्ट में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग एक सी दे देते हैं और जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? और यस, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेगा, आपके एरर को कंपनसेट कर देगा, कम ज़्यादा रहा उसको मिला लेगा, राइट? उसको हम लोग बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, करेक्ट ना? इसका मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद इसको देना नहीं भूलना है। इट इज कॉल्ड व्हाट? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट? चलिए, अब जो भी न्यू स्टूडेंट है यहाँ से उनको समझ में आएगा क्यों और कैसे बाद में। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, बट यहाँ पे एक्स रहेगा तो यहाँ भी एक्स रहना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सर इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है, बोलिए, एक्स के पावर n+1 और डिवाइडेड बाई, बट यहाँ पे जो फार्मूला ये बना पहला फार्मूला आपका, उसमें n नॉट इक्वल टू -1 रहना चाहिए, ठीक है? n का वैल्यू -1 नहीं रहेगा, करेक्ट एवरीवन? साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो माइनस प्लस सी।
यहाँ देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सीखिए। तो आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर जानते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये सब क्लास 12th में या सर प्रूफ कर दिए होंगे। तो अगर साइन के एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो बिल्कुल सेम लिख दीजिएगा जो कॉस, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा के एक्स प्लस 4। करेक्ट ना एवरीवन? लास्ट में क्या करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना है। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं और मैंने दिया एक्स की जगह पे के एक्स दे दिया तो फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ किससे डिवाइड कर देना है, लास्ट में के से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसके लिए केयर नहीं करना है, बस वो उसको यहाँ पे लिख देना है। करेक्ट? तो साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन पता रहेगा तो साइन के एक्स प्लस 4 या कुछ भी, आप के को चेंज करता रहिए, एक एक्स प्लस 4 भी रह सकता है, 3x प्लस 4 भी रह सकता है, कुछ भी रहेगा। राइट? कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? प्लस सी। तो अगर मैं कॉस के एक्स माइनस 6 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पूछूंगा तब कितना होगा? बाई के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना है एवरीवन? x, c तो हम लोग कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट मोटामोटी dx का इंटीग्रेशन x। करेक्ट? प्लस c भी ऐड कर लेंगे। तो एक ट्रिक जानी है, इन्हें लगता कि सर ये तो बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर हो गया ऐसे, इसका मतलब जोड़ना इंटीग्रेशन, और d का मतलब डिफ्रेंसिएशन, ये दोनों कैंसिल होकर बचा था x। राइट? बीच में अगर कुछ नहीं है तो मतलब याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो d यहाँ पे x है, dx का इंटीग्रेशन x। तो अगर मैं dA का इंटीग्रेशन पूछूंगा तो क्या बोलिएगा सर? a बोल देंगे। राइट? वैसे dm का इंटीग्रेशन पूछ देंगे तो सर m। राइट? dv का इंटीग्रेशन पूछ देंगे तो सर, इसका मतलब d के बाद, अगर यहाँ पे d के बाद कुछ है और इसके बीच में इंटीग्रेशन है, बस लास्ट में इंटीग्रेशन और बीच में कुछ भी नहीं है, तो बस d को ख़त्म कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, जो बचेगा वही मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू रहेगा। राइट? ओके। ओके एवरीवन, tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना था? sec स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। क्या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं? करेक्ट? टेकिंग, इसको ऐसे बोलते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे इसको तो हटाइएगा तो क्या रहेगा? d के बाद tan x है ना, तभी क्या सिखाए थे? तो क्या इसको tan x कर दें इसके बदले, और लास्ट में c? तो नहीं लगता सर ये तो बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन हो गया। मैंने पहले डिफ्रेंसिएशन से चला, राइट? अब बाद में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू पता कर लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू आसपास क्या रहेगा? tan x प्लस सी। करेक्ट? ओके एवरीवन, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना है? tan x। क्या इसको उल्टा ऐसे करके लिख सकते हैं? सेक एक्स tan x dx इक्वल टू डी सेक एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
भाई इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू तो यही दे देगा, इक्वल टू दिस वन। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस से, करेक्ट। और ये सारा फार्मूला आपको सर दे चुके होंगे, करेक्ट ना एवरीवन। ओके, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। आज के बाद पढ़ना है ln x, बोलिए मेरे साथ। अगर log पढ़ना बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलिएगा, log x बेस e, करेक्ट। अगर बेस ई रहेगा तो उसको शॉर्टकट में ln लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ln। तो ln x का मतलब बेस कितना है, ई है। और अगर ln x को log और आज के बाद log x कहीं पे मैं बोलूँगा तो डिफ़ॉल्ट में मानिएगा कि उसका सर बेस 10 बोल रहे हैं, ऐसा कन्वेंशन है, राइट। तो ln x को log x में कन्वर्ट करना हो, बेस 10 बनाना हो, क्यों और कैसे अभी आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। इसको लिख लीजिए, ये बहुत बार हम लोग का रिक्वायरमेंट में होगा कहीं ना कहीं। ln x को log x में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना है, सामने तो है, यस 2.303। यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ln 1/x का इंटीग्रेशन कितना है, ln x प्लस सी, इज इट राइट। भाई 1/2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन पूछेंगे तब क्या बोलिएगा, तो बिल्कुल यही रहेगा, ln 2x माइनस 3। आज बताए थे ना कि यहाँ पे जो रहेगा उसको दो उतना से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे अभी x है या 2x है, तो लास्ट में क्या करना है, 2 से इस x से कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, करेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ऐसे देखिए जनरलाइज करता हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़िए तो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू तो आएगा, मान लेते हैं कि ये साइन एक्स रहा होगा, ये एफ एक्स क्या है, फंक्शन। साइन एक्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर कुछ भी हो सकता है, राइट। और सबका इंटीग्रेशन का कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहेगा। मान लेते हैं इसको इंटीग्रेट करने के बाद मिला मुझे कैपिटल एफ एक्स, करेक्ट ना एवरीवन, कुछ मिला, फॉर एग्जांपल कॉस का साइन मिल गया। तो अगर y इक्वल टू ऐसे रहेगा, x के जगह पे अगर kx है, x के जगह पे क्या है kx, तो जो भी मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम लोग k से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। फॉर एग्जांपल 1/x का इंटीग्रेशन ln x, पढ़ने का हैबिट डालिए भाई, ln एक हाथ दो बार बोलिए, नहीं तो बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलिए log x बेस e, करेक्ट। यस, तो इसका इंटीग्रेशन है ln x प्लस c। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, फार्मूला वही रहेगा ln 2x माइनस 3, बट कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, करेक्ट एवरीवन। यहाँ देखना है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e टू द पावर x प्लस c, वेरी गुड।
तो e टू द पावर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना, c हो जाएगा ना। चलिए dx हो गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि मैंने एक बहुत आसान सा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको क्या पढ़िएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। और अब मैं दे दिया ए से बी एक, तो इसको क्या बोलेगा, इनडिफिनिट या डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, करेक्ट ना। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की बाई 3, अब उसमें इसको बोलते हैं लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का और इसको बोलते हैं अपर लिमिट इंटीग्रेशन का, करेक्ट। सबसे पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं या अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं, राइट। इसका मतलब एक्स के बदले यहाँ पे क्या पुट करना है, बी पुट करना है, तो हो जाएगा बी क्यू बाई 3, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एक निगेटिव देना है बीच में, राइट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या देना है, एक निगेटिव साइन, तो बी क्यू माइनस 3 माइनस बी क्यू माइनस 3 माइनस ए क्यू बाई 3, ए वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट ना। आप में से कोई मारिया पब्लिक का स्टूडेंट है, अच्छा नहीं है, ओके कोई बात नहीं है। मान लेते हैं कि मैंने एक एक्सप्रेशन दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और तब आपसे बोला इंटीग्रेट बाई विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। कहाँ से कहाँ तक y को इंटीग्रेट करना है, x 1 से 2 तक, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट है एवरीवन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको बनाने का एक तरीका तो ये है कि एक साथ सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, और नहीं तो सबको तोड़ कर इंटीग्रेट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से 2 माइनस, आइए तो पता है ना कि कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, एक्स डी एक्स फिर से 1 से 2, अब प्लस ये कांस्टेंट है 2, आप तो समझे मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दिया, राइट। 1 से 2, और क्या इन सब का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे सर, तो एक्स की बाई 3, करेक्ट है, 1 से 2 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस 2, और डी एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी तो आपने बताया था एक्स 1 से 2, क्या वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो क्या कितना होगा, तो सर हो जाएगा बाई का वैल्यू, बोलिए। अब भाई आपने जो काम किया है वो इतना जो आसान लग रहा है, यू कांट इमेजिन कि आपने कितना वैल्यू को एक साथ जोड़ दिया। आप x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू लिए हैं कि x का कितना वैल्यू लिए हैं, सर इनफाइनाइट वैल्यू ले लिया हूँ, राइट। 1 से 2 के बीच में बहुत सारा वैल्यू रहेगा ना x का, और सारे वैल्यू को आपने लेकर दे डाल कर जोड़ लिया, दिस इज द पावर ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 का क्यू डिवाइड बाई 3 और माइनस
1 का क्यू डिवाइड बाई 3, देखिए तो पहला ब्रैकेट सीखा है, माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1। कैलकुलेशन तो आपसे हो ही जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ गया तो हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं है, मैंने ये थोड़े बोला कि इनफाइनाइट वैल्यू पुट करने से इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। ये वाला पार्ट भी मुझे ही करना पड़ेगा या आप लोग कर लीजिएगा? इसका वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। पहले कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा? आप लोग देखिए तो मैंने सही लिखा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब बीच में एक निगेटिव रहेगा। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? शायद 1 होता है, राइट? तो ये ब्रैकेट -1 आई माइनस माइनस बिकम्स प्लस कर दें, और कॉस 0 का वैल्यू 1 कितना हो गया? 0। चलिए इसकी इंटीग्रेशन बताइए तो। या उतना छोड़िए, कितना वैल्यू होगा देखिए तो। पक्का सर? माइनस कॉस एक्स 30 डिग्री और 360 प्लस 30 डिग्री, राइट? पहले पुट क्या करेंगे? माइनस कॉस 360 प्लस 30, राइट? अब माइनस कॉस 30, बोले कॉस 360 प्लस थीटा कितना पढ़े हैं? 360 प्लस कॉस थीटा, तो क्या इसके बदले कॉस 30 लिख दें? अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, यहाँ तो वैल्यू भी पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है सर, तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, राइट? तो आप लोग मुझसे बोलोगे अच्छा आप लोग के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम था, ये सिर्फ ये 2 प्रॉब्लम था, बट कभी कभी टीचर के माइंडसेट को भी पकड़िए कि टीचर का सीक्वेंस क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं कितना का इंटरवल लिया था लिमिट का? 2 पाई का, राइट? वहाँ भी मैंने कितना इंटरवल लिया? 2 पाई का, करेक्ट? तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया आपके लिए आज से। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का इंटरवल अगर 2 पाई रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू पक्का आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का इंटरवल अगर 2 पाई है तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगा, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। सर 20 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो 20 से लोअर लिमिट, तो नीचे 360 प्लस 20 कीजिएगा, पक्का 0 रहेगा, राइट? ठीक है एवरीवन?
ओके, इसको हटाया जाए। देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? वेरी गुड, तो आप लोग तो पहले से जानते ही हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का विड्थ मैं dx मानता हूँ, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ के बीच का विड्थ dx, और dx तो समझ ही रहे हैं, यहाँ का x और यहाँ का x के बीच का बहुत स्मॉल गैप, राइट? तो यहाँ इस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, या इस पॉइंट अगर ए वैल्यू, या दो डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस डी एक्स रहा होगा, बट x ये अगर x1 है, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा x1 है और ये पॉइंट x2 है, तो x1 और x2 के बीच में बहुत बड़ा गैप है या dx का गैप है? तो इसका मतलब सर ऑलमोस्ट पॉइंट आसपास ही है। ये तो इतना छोटा गैप है कि ये पॉइंट ए डॉट जो आपने दिया उसके अंदर ही दोनों है, x1 x2, राइट? ये जो डॉट मैंने दिया ना एवरीवन, उसके अंदर ही x1 x2 है, राइट? ओके, तो भाई अगर ऐसा मेरा कोई ग्राफ है और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे बाई का वैल्यू क्या है, तो आप ऐसे ही कीजिएगा, सर ऐसे जाइए और यहाँ पे बाई का वैल्यू खोज लीजिए। इसका मतलब x1 और x2 पे, और अगर x1 x2 के बीच का डिफरेंस अगर dx, एक मिनट रुके, अगर x1 x2 के बीच का गैप dx है तो x1 और x2 पे ऑलमोस्ट बाई का वैल्यू सेम रहेगा। अब इसको अगर ध्यान से बाहर निकाल कर ऑब्जर्व करते हैं तो सर ये एरिया है एक्चुअली, रेक्टेंगल नहीं, इट इज़ काइंड ऑफ रेक्टेंगल जिसका विड्थ है dx और हाइट है बाई। तो यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ बाई हो गया और विड्थ हो गया dx, करेक्ट? बट इसका एरिया बहुत बड़ा एरिया मिलेगा या बहुत छोटा एरिया मिलेगा? बहुत छोटा मिलेगा, तो इसलिए उस एरिया को मैंने बड़ा एरिया बोला या वेरी वेरी स्मॉल एरिया? एलिमेंटल एरिया, इसको बोलते हैं एलिमेंटल एरिया, एलिमेंट बस थोड़ा सा, राइट? और इस, एक मिनट रुकिएगा, इसके पास में एक और स्ट्रिप बना दिया, तो ये दूसरा डीए है, करेक्ट? इसके पास में एक और स्ट्रिप बना दिया है, एक थर्ड डीए है, करेक्ट? इसके बगल में एक और बना दिया है, फोर्थ हो गया। ऐसे करते करते मैं बहुत छोटा छोटा स्ट्रिप ले रहा हूँ। x1 से x2 के बीच में, तो x1 से x2 के बीच में इस टाइप का कितना स्ट्रिप मिलेगा सर? इनफाइनाइट स्ट्रिप मिलेगा, राइट? dx dx, x1 से x2 के बीच में कितना dx? इनफाइनाइट dx, राइट? बट इन सारे एरिया को अगर जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक, तो नहीं था, यहाँ से पूरा एरिया मिल जाएगा जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ,
वो पूरा सर आपको एरिया ही मिल जाएगा, करेक्ट। दिस इज द वजह कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर कर्व। किसी भी चीज़ का कोई पूछेगा इसका एरिया बताओ, बता पाएंगे? एरिया कैसे बता पाएंगे भाई? एरिया के लिए कम से कम पेरिफेरी तो क्लोज करना पड़ेगा। ओपन कर्व या अंडर कर्व? क्लोज कर्व, राइट। दिस इज द वजह वाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया अंडर कर्व, करेक्ट। इसका ये समझ में आ गया? तो अब समझ में आया कि बाई इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया क्यों होता है। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया होता है क्योंकि वो एरिया ही वाई डी एक्स एक छोटा सा एरिया देता है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए, तो आप करते क्या हैं, वाई डी एक्स। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वाई डी एक्स था क्या, एरिया ना, डी ए, राइट। और कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ एरिया अंडर कर्व, करेक्ट। किसका वर्सेस किसका, जो पहले रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा बाई वर्सेज एक्स, करेक्ट। एक्स वर्सेज वाई नहीं, बाई वर्सेस एक्स। कहाँ से कहाँ के बीच में, बिटवीन x1 टू x2, बिटवीन x1 टू x2। समझ में आ गया? ये बहुत जगह आते रहेगा, समझ गए। इसका मतलब है कि x1 से x2 के बीच में ये एरिया है, समझ गए, x1 से x2। दिखा दीजिए। तो अगर आज के बाद कहीं भी मुझे एरिया अगर पूछा जाए कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसका एक वन ऑफ द तरीका है कि उसके रिस्पेक्ट में एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में वर्टिकल एक्सिस को इंटीग्रेट कर लेंगे, करेक्ट। हो गया ना। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो लिमिट किसका लेना है, यह है प्रेशर, यह है वॉल्यूम, यह है प्रेशर, यह है वॉल्यूम, तो लिमिट किसका लीजिएगा, v का, v1 से v2, राइट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछेंगे तो क्या बोलेगा, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। किसके बीच का एरिया, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, करेक्ट। एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो सर ये तो इसका इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल बात तो था कि वी आर इंटीग्रेटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया एरिया। फिजिक्स में भी इसका कोई मीनिंग रहेगा क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एक छोटा सा डेमो देता हूँ, इसको पढ़िए। क्या पढ़िएगा, मैथमेटिकली तो ऐसे पढ़िएगा, मैथमेटिकली ये पढ़िएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। मैथमेटिकली आप लोग सब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। ज्योमेट्रिकल क्या पढ़िएगा, एरिया अंडर वी एक्स वर्सेज टाइम। बट सर इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या है, वी एक्स वर्सेज टाइम का एरिया नहीं। आप तो बिना काम का कोई काम तो करेंगे नहीं, या ऐसे ही बिना काम का काम करते रहेंगे, इतना तो सरप्लस टाइम है नहीं हम लोगों के पास। इसका मतलब है कि सर वी एक्स वर्सेज डी टी, जब मैं रेस्ट और मोशन में काइनेमेटिक्स पढ़ाते रहूँगा, अब वी एक्स वर्सेज टी, तो वी एक्स वर्सेज टाइम का एरिया हम लोग की लाइफ में क्या देगा फिजिक्स में। यहाँ देखिए एवरीवन, डेमो देते हैं। एक सबसे छोटा डेमो तो ये है कि वी एक्स का यूनिट बोलिए, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड खत्म, बचा मीटर। जो भी आएगा उसका यूनिट मीटर रहेगा, समझे नहीं सर। दिस इज द पावर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। इसका डायमेंशन ही पहले चेक कर लिए कि जो निकालने वाले हो मुझे मिलेगा क्या।
तो Vx का था मीटर पर सेकेंड और टाइम का था सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मतलब इक्वल टू मीटर, जो भी मिलेगा उसका यूनिट मीटर रहेगा। अब फिजिक्स में यूनिट मीटर किसका रहेगा वो हम लोग देख लिए। अब सर यहाँ के बाद तो ये समझ में आ गया, लेकिन Vx आगे चलकर मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बट आर्क सर तो पक्का भी dx/dt पढ़ाया होंगे, Vx इक्वल टू राइट। तो dx/dt आई इंटू dt कैंसिल कर दें, बट मिला क्या dx करेक्ट। तो dx का इंटीग्रेशन कितना x ना, dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट भी तो लेंगे x1 से x2, तो क्या मिल जाएगा x2 माइनस x1 करेक्ट, मतलब क्या डेल्टा x। तो भाई फिजिक्स में Vx वर्सेस टाइम का एरिया देता है चेंज इन x या चेंज इन x, चेंज इन, क्योंकि हम लोग लिमिट तो लेंगे ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको लिखना नहीं है, ये तो बहुत बार आने वाला है, ये भी राइट टाइम नहीं है, जस्ट मैं एक डेमो दिया कि कहाँ पे हम लोग कैसे यूज होगा। तो आपको जेई मेन में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यही पूछ लिया जाए कि Vx वर्सेस टाइम का एरिया गिव्स व्हाट, एक ऑप्शन रहेगा x, दूसरा ऑप्शन रहेगा चेंज इन x, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा x या चेंज इन x, चेंज इन x। हो गया ना एवरीवन। अभी तक जो 10th क्लास तक का एरिया जो आप पढ़ते होंगे एवरीवन, यहाँ देखिए वो एरिया बिल्कुल पॉजिटिव एरिया पढ़ते होंगे राइट। 10th क्लास तक हम लोग का लाइफ में एरिया पॉजिटिव होता है करेक्ट, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिएगा ये है x1, ये है x2 और ये है x3, ये y वर्सेस x का ग्राफ है करेक्ट। ये एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक का इसको, इसका मतलब सर बाई dx कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 करेक्ट ना। क्या इसको a1 के बराबर बोल दें, जो क्या पढ़िएगा इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू x। मान लेते कि मैं इस एरिया का बात कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, मैं आर्बिट्ररी कोई ग्राफ लिया करेक्ट। तो ये एरिया, तो ये एरिया किसके बराबर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू x, कहाँ से कहाँ तक x1 से x2 करेक्ट। अब ये एरिया क्या है, तो इस एरिया का एरिया पॉजिटिव एरिया है या, एक मिनट, पॉजिटिव एरिया है या निगेटिव एरिया है, क्यों निगेटिव है वो समझा पाएंगे मुझे। तो सर बाय, एक मिनट स्टूडेंट, आप बाई dx को जोड़ रहे हैं करेक्ट, तो x1 से x2 तक मेरा x, हम लोग इस डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही कोई बोल दिया इसलिए ट्रस्ट मत कीजिए, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, सब कुछ जहाँ तक मैक्सिमम हो सके वहाँ तक समझेंगे। तो आप हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो जब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएंगे तो चेंज इन x ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है राइट। तो पॉजिटिव x एक्सिस के तो ये तो मेरा पॉजिटिव है, x1 से x2 के बीच का मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो x1 से x2 के बीच में dx पॉजिटिव और y भी तो पॉजिटिव है, ये वैल्यू करेक्ट, y का वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, x1 से x2 के बीच पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब x2 से x3 के बीच में करते हैं तो सर मेरा dx तो पॉजिटिव है बट y तो नेगेटिव हो गया। जैसे कोई लॉजिक पूछेगा ना कि नीचे का एरिया नेगेटिव क्यों लेते हैं, ये नहीं, तो ये तो हो गया कि ठीक सर ने बताया था कि अभी रट लो, एक बात ये आंसर हो सकता है बढ़िया आंसर। लेकिन दूसरा तो ये भी है कि आप बता भी सकते हैं कि dx पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट तो निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे जब जोड़ते रहेंगे सबका तो एरिया तो रहेगा बट वो निगेटिव एरिया कहलाएगा राइट। और लास्टली आज के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे का एरिया निगेटिव लेंगे फिजिक्स में। आज के बाद एक मिनट लेट मी फिनिश। आज के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर का एरिया को क्या ट्रीट करना है, पॉजिटिव, और नीचे के एरिया को निगेटिव। हाँ बोलिए स्टूडेंट।
एरिया स्केलर होता है तो स्केलर क्वांटिटी तो अलजेब्राइक क्वांटिटी हो सकता है। यहाँ देखिए वर्क स्केलर क्वांटिटी राइट, क्या निगेटिव वर्क होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्वेश्चन किसका है? सृष्टि। तो आज के बाद वर्क, ये तो पता नहीं वर्क स्केलर क्वांटिटी है और वर्क पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, ठीक है। ये तो पक्का पता होगा एक्स स्केलर क्वांटिटी है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है राइट। टेम्परेचर इन डिग्री स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, करेक्ट। तो वैसे ही आज के बाद एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग जो जिस एरिया का बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, जो एरिया का बात करते हैं फिजिक्स में, दैट एरिया कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। जो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि 10th क्लास तक आप लोग एरिया पॉजिटिव ही जानते होंगे। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल राइट। लेकिन यहाँ का एरिया अलग टाइप का एरिया है, यहाँ का एरिया अलजेब्राइक एरिया है। बोलिए मेरे साथ 2-4 बार, अलजेब्राइक एरिया है। और अलजेब्राइक क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसका वैल्यू कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है राइट। तो यहाँ देखिए कौन सा ये तो पता है ना कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। तो मान लेते हैं कि आपसे पूछेंगे x1 से x2 के बीच में, अब अगर वैल्यू a1 है और x2 से x3 के बीच में एरिया है a2, तो a1 क्या लेंगे? पॉजिटिव राइट, a2 निगेटिव। सम टाइम फास्ट होने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कोई स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला जिससे आप हम निकाल सकते हैं एरिया। तो इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अब बाद में साइन दे देंगे कि इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस राइट। तो यहाँ पे a2 निगेटिव, a1 पॉजिटिव है, a2 निगेटिव है। बोलिए कौन सा एरिया निगेटिव, कौन सा एरिया पॉजिटिव? एरिया निगेटिव, करेक्ट ना। अब लेट अस सपोज ये है बाई इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे रहेगा पाई और यहाँ पे रहेगा 2 पाई, करेक्ट। ओके एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाई टी एक्स 0 से 2 पाई, ध्यान से चूक देखिएगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है सर? इट इज द एरिया अंडर कर्व बाई वर्सेस एक्स, एरिया अंडर कर्व बाई वर्सेस एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई तक। तो ये तो सामने दिख भी रहा है, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव एरिया है। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इसका मतलब एरिया 0 से पाई का अब प्लस एरिया पाई से 2 पाई का, करेक्ट। और एरिया पॉजिटिव और एरिया निगेटिव मैग्नीट्यूड में सेम, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इज इट राइट? तो ऐसे भी आप समझ सकते थे, करेक्ट। और अगर ये बात आपको इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर नहीं पता रहता, सब ध्यान से सुनिएगा, और मैं बोलता कि मेरा बाई इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है, तब 0 से पाई तक का एरिया पूछते और आपको इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं पता रहता और साइन एक्स का कर्व पता रहता, क्या इसका एरिया आप चाहकर भी निकाल पाते? आपसे नहीं निकलता, मुझसे भी नहीं निकलता। ये सेमी सर्कल नहीं है कि निकाल लीजिएगा, करेक्ट। ये आपसे नहीं निकल पाता, मुझसे भी नहीं निकलता विदाउट हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। बट अब आप इसका एरिया बता सकते हैं। कैसे सर? यहाँ से यहाँ तक एरिया है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, करेक्ट। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। और सबसे पहले बताइए, जहाँ से जहाँ तक मैं आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला हूँ,
वहाँ तक आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है या ऊपर है? तो साइन तो पहले ही पता चल गया कि जो भी आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, डिफरेंट इंटीग्रेशन में सी नहीं लेंगे, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट कीजिए, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस जीरो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो नहीं होगा, ध्यान से देखिए। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और माइनस एक माइनस पहले है तो क्या इसको 1 कर दें इस ब्रैकेट को, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस 1, 1 + 1 2, राइट। आज के बाद इसका एरिया आपको पता है कितना यूनिट? 2 यूनिट, राइट। तो इसका एरिया कितना यूनिट है? 2 यूनिट। इसका एरिया, इसका मतलब अगर इसको A1 बोलेंगे और इसको A2 बोलेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का एरिया के लिए टोटल एरिया तो A1 + A2 लिखेंगे ना। A1 कितना? 2 यूनिट, और A2 कितना? -2 रहेगा, मिलके कितना हो जाएगा? 0, करेक्ट। इसका मतलब साइन का कर्व में ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट का एरिया का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन जस्ट अपोजिट रहता है, राइट। चलिए, लेकिन सर इसी में ग्राफ अगर ऐसे देते तब एरिया कितना हो जाता? इसी ग्राफ को ऐसे उलटकर, वेरी गुड। तो सर इसका 2 और इसका 2, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = क्या? आपने सारा एरिया को पॉजिटिव बना दिया, राइट। समझे नहीं समझे? ठीक है। मतलब थोड़ा सा बहुत ख़राब लगते रहता है ना कि अभी तक 8th क्लास 6th क्लास से 7th क्लास से एरिया पढ़ते रहते हैं, ऑलवेज एरिया पॉजिटिव देखे हैं, फटाक से कोई बोल दे एरिया निगेटिव भी होता है, राइट। ये कुछ ऐसा ही हुआ था, हो जाता है। जैसे इनिशियल फेज में हम लोग सोचते थे कि अर्थ रुका हुआ है और हम लोग को चारों तरफ सूर्य भगवान घूम रहे हैं, राइट। और सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, करेक्ट। सुबह सुबह उठ के हम लोग प्रणाम करते हैं पहले, ये सब चीज़ तो यहाँ पे छूट ही गया है। गांव में रहते थे तो सुबह उठ के पहले दर्शन देते थे। बट बाद में जैसे ही साइंटिस्ट लोग बताया कि नहीं अर्थ घूम रहा है, तो इनिशियली कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, राइट। बाद में धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। तो वैसे ही कुछ हो जाता है 11th क्लास के बच्चों के साथ, आपके साथ बहुत कुछ नया चीज़ आने वाला है। तो कभी कभी ट्रस्ट कीजिए। उसमें एक चीज़ ये भी था, एरिया कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया निगेटिव, वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला सबको पता है? क्या होता है? वेरी गुड। अगर ए वैल्यू पूछेंगे और ग्राफ भी मैंने दे दिया, राइट। एक्सप्रेशन नहीं दिया, ग्राफ दिया। अब मेरा ग्राफ ये है, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक एरिया पूछ रहे हैं? 0 से 6 तक का, 0 से 6 तक का। मतलब सर आप ये एरिया मुझसे पूछ रहे हैं, राइट। एरिया और एरिया, करेक्ट ना। तो टोटल एरिया कितना होगा? और आप इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि y और x के बीच में रिलेशन नहीं दिया हूँ, तो आपसे इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। बट फिर भी आप एरिया बताइए तो टोटल एरिया कितना? और नीचे का एरिया निगेटिव और ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हुए, ठीक है।
कितना 1/4 10 यूनिट्स। ओके A1 कितना आया है? ऐसे कर दिया 1/2 × 4 × 10 और A2 1 मिनट, आप में से किसी ने पूछा हाइट कहाँ है, राइट? क्या नाम है आपका? हाँ श्रेष्ठ है। देखिए एग्जामिनर जब कोई क्वेश्चन देगा तो एग्जाम हॉल में मैक्सिमम कोशिश करना है कि ये सोचना है कि क्वेश्चन सही है। जानबूझ के हाइट नहीं दिया था कि अभी जस्ट आप लोग 10th की और सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हो, राइट? तो ये चीज़ मैं आपका चेक करा था, सबका चेक करा था कि सिमिलर ट्रायंगल भूल तो नहीं गए। अभी 5 महीना भी नहीं हुआ, राइट? सिमिलर ट्रायंगल में निकाल सकते हैं ना भाई। दिस वन, ये बढ़िया मौका था आप लोग को डाउन देने का। यहाँ देखिए, माइंड मत कीजिएगा, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था नहीं सर। दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10/4 इक्वल टू लिख सकते हैं S2/2, देन S2 इक्वल टू कितना 5, करेक्ट? इसका मतलब सर यहाँ पे वैल्यू था y इक्वल टू -5, राइट? करेक्ट। इसका एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपको कम से कम तो 10 बार लूँगा मैं, 10 टाइम्स पक्का लूँगा, काउंट कर लीजिएगा आज से। एक बार रेशनल मोशन मिलेंगे, एक बार फिर वर्क ऑफ एनर्जी मिलेंगे, और बार बार चेक करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल भूल तो नहीं रहे हैं। इसका मतलब जो 9th 10th में आपने पढ़ा है बिल्कुल मेहनत बेकार नहीं गया है। जैसे ऑलवेज बोलते हैं ना, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, यहाँ पे काम में आ गया। अब तो इसका एरिया बता, एरिया का पहले एरिया निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड वाइज। 1/2 × बेस कितना 2 × हाइट, कितना मैग्नीट्यूड रहा 5। लेकिन जब यहाँ पे टोटल एरिया के टाइम पे तो पुट द वैल्यू विथ प्रॉपर साइन। आप इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं 20 और इसका भी मैग्नीट्यूड जानते हैं 5, बट A1 के बदले क्या लिखे हैं -20 या +20, और A2 की जगह पे +5 या -5, -5। तो आंसर तो 15 होना चाहिए स्टूडेंट। 14 किसका आया है? हाँ, तो दोनों एरिया को जोड़िएगा ना अलजेब्रिकली। तो यहाँ पे एरिया को एब्सोल्यूट जोड़ना है या अलजेब्रिकली जोड़ना है? विथ प्रॉपर साइन, राइट? विथ प्रॉपर साइन। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना लेना है? A1 + A2। A1 का वैल्यू विथ साइन, A2 का वैल्यू विथ साइन। तो A2 का जो मैग्नीट्यूड रहेगा एरिया मैग्नीट्यूड बाई, उसमें निगेटिव साइन देना है, राइट? और तब जोड़ना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 100 में टाइम्स मिलते रहेगा। अब तो लेट रहेंगे ना सब लोग। और एरिया निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया निगेटिव रहेगा। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन। समझ गए? फिजिक्स में वापस एंट्री करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। और लॉग का टेबल आराम से, लॉग टेबल आप लोग प्रिंट आउट करके रेडी रहिएगा। आरसी मुखर्जी के लास्ट में है, ठीक है एवरीवन? नहीं, काइनेमेटिक्स वेक्टर वाला कॉपी में लिखेंगे जो क्लास नोट्स था। और लॉग टेबल का सब लोग प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे। सॉफ्ट कॉपी से मिनिमम काम करना है। ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी में तो बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं। उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होता है। 1 लीटर इधर है, 1 लीटर उधर, ऊपर नीचे करते रहिए। 5 मिनट भाई उसी में चला जाएगा आपका।
इसलिए अब ये नहीं देखना है, जो भी शॉप बेचते हैं यहाँ पे पीडीएफ बनाकर और लगता है कि इसका प्रिंट आउट करना चाहिए, जस्ट प्रिंट, मतलब प्रिंट करके ही आप काम कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।